तो सावन का जो महीना है, ये एक तो बात इसकी ये हुई कि ये जो है मलारों का महीना है, झूले का महीना है, संगीत का महीना है। अच्छा, एक दूसरी जो बात है वो इससे कम महत्व की बात नहीं है, वो है नाग पंचमी। वो नाग पंचमी जो है वो भी सावन का त्योहार है। तो हम लोग जो है वो अपने घरों में नाग काढ़ लेते हैं या नाग दर्शन कर लेते हैं या नागों को दूध पिला देते हैं। और एक चित्रकारी घरों पर किसी के यहाँ कोयले से होती है, किसी के यहाँ दूध से होती है, किसी के यहाँ गेरू से काढ़े जाते हैं, किसी के यहाँ बड़े स्तर पर होती है, किसी के यहाँ छोटे स्तर पर होती है, और किसी के यहाँ पूरा नाग पाश बनाया जाता है। कुछ लोग नाग की मूर्तियाँ भी बनाते हैं और ये समझते ये हैं कि ये नाग, ये सांप की पूजा का त्यौहार है और वो सांप की पूजा करते हैं। उसमें नाग का अर्थ उन्होंने सांप, शब्द के अर्थ बदलते रहते हैं, विकार आते रहते हैं शब्दों में। शब्द हमेशा एक ही अर्थ नहीं देता है, देश काल में बदलता है, परिस्थिति अपना रंग बदलता है, रूप बदल, अर्थ बदल देता है। तो नाग जो है वो केवल सर्प के अर्थ पर वो केंद्रित हो जाता है। असल में बात इतनी नहीं है, बात कुछ गहरी है। और गहरी बात क्या है? अब देखिए, अर्थ तो बदलते ही हैं, लेकिन हमें उसके अंदर जाने की ज़रूरत पड़ती है। उन शब्दों को तोड़ना है, उन बिंबों को तोड़ना है ताकि हम उसको भीतर जा सकें, उसके अंदर जा सकें। तो असल में एक सावन में सांप तो ज़्यादा निकलते ही हैं। अब सांप ज़्यादा निकलते हैं तो लोगों के मन में, ख़ास तौर पर गांवों में भी जहाँ कच्ची धरती है और खेत हैं, वहाँ ज़्यादा निकलते हैं। तो सांप से भय जो है वो स्वाभाविक है और ये होना भी चाहिए भाई, होता ही है। तो सांप को लेकर के एक पूरी एक वार्ता, पूरा एक वैभव, ज्ञान का वैभव, उसको सरपेंट लोर कहते हैं, सर्प वार्ता कहते हैं। लोक वार्ता के अंतर्गत एक अध्याय है सर्प वार्ता, सरपेंट लोर। उसमें वो नाग के विष की बात भी है और वो बाइगी जो है, जो कोई सांप के विष का शमन करते हैं, वो सारी प्रक्रिया है। और वो किस प्रकार से कांसे की थाली बजाई जाती है, और वो एक पूरा का पूरा ज्ञान का पूरा एक अध्याय, एक चैप्टर पूरा। और वो केवल एक जनपद में नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में है। इसका अभी चैप्टर मैंने लिखा है अपने लोक संस्कृति अध्याय वाला। मैं जो अध्याय है वो रफ पूरा कर लिया है, अभी मैं फेयर करूँगा मैं उसका भी। तो असल में क्या है कि यहाँ सावन के महीने में एक गाथा गाई जाती है, घड़े पर थाली रख करके बजा करके। घड़े पर थाली रख करके, घट थाली कहते हैं उस वाद्य को, घट थाली कहते हैं। घड़े पर थाली रख दी और उसको एक डंडे से बजाना शुरू किया। उस घट थाली पर वो गीत चलता है, उस गाथा का नाम है नवलदे। अच्छा, इसको भरनी भी कहते हैं, भन्नी भी कहते हैं, मैदानी भन्नी भी कहते हैं इसके लिए। और वो क्यों गाई जाती है? वो इसलिए गाई जाती है कि गांव में किसी को सर्पदंश न हो, सर्प भय से रक्षा हो, इसलिए वो गाथा गाई जाती है लोगों के। अब ये विश्वास जुड़ गया उस गाथा के साथ कि भाई हमें गाथा गानी है सावन के महीने में। देखिए, नारियों की गाथा की बात, मल्हार की बात मैं आपसे कह चुका, मैं पुरुष की बात कर रहा हूँ।
ये पुरुष गाथा है, जो पुरुष गाते हैं। तो वो गाते क्यों हैं? वो इसलिए गाते हैं कि जहर सांप का ना आवे, सांप का प्रवेश नहीं हो, सांप किसी को काटे नहीं, गाथा गाते हैं। लेकिन हमारा संबंध उस गाथा को तोड़ने की, गाथा की जो अभिप्राय है उनको तोड़ने का है कि भाई ये तो बात ठीक है, तुम गाथा गा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो और घट थाली बजा रहे हो और नवलदे से विष दूर हो जाएगा, ये भी बात हमने मान ली, लेकिन क्या गा रहे हो? तो उसमें असल में कहानी है। अब कहानी के विविध रूप हैं, पुराण में भी है और दूसरे जनपदों में भी अलग अलग थोड़े थोड़े से एडिशन उसके मिल जाते हैं, अलग अलग पाठ आलोचन मिल जाते हैं, पाठ मिल जाते हैं उसके लिए। तो नवलदे असल में वासुकी की कन्या है। वासुकी की कन्या जो है वो नवलदे है और वासुकी को कुष्ठ हो जाता है तो उसका बेटा है तक्षक। देखिए पुराण में कहानी अलग तरीके से, मैं तो लोक गाथा की बात कर रहा हूँ यहाँ, वो आप मुझसे कहेंगे तो पुराण का तुलनात्मक अध्ययन में बाद में करूँगा, वो भी मैंने किया हुआ है, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं कर रहा, यहाँ लोक की बात कर रहा हूँ केवल। तो वासुकी का बेटा तक्षक नहीं है पुराण में, लेकिन यहाँ है और उसका नाम है तक्खी। यहाँ उसका नाम तक्षक नहीं है। अब तक्षक तो मैंने आपके लिए जोड़ दिया अपनी मर्जी से, जो गाथा है उसको तक्खे कहती है कि वो तक्खे उसका बेटा है। और वो अमृतकूप है हस्तिनापुर में, जहाँ परीक्षित का राज है। तो तक्खे जो है वो अमृतकूप से जल लेने के लिए जाता है। जल लेने के लिए क्यों जाता है? कि भाई वासुकी को कुष्ठ हो गया है, वो उस अमृत को पिएगा तो उससे वो उसका कुष्ठ ठीक हो जाएगा, इसलिए वो जो है वो वहाँ जाता है। लेकिन वो उसकी गति नहीं लग जाती और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि बहुत पहरेदारी है वहाँ, अमृतकूप की पहरेदारी है। उसके बाद में उसकी जो बेटी है नवलदे, वो जाती है। और नवलदे जाती क्या है? नवलदे खुद ही परीक्षित को देखती है, अपना दिल दे बैठती, परीक्षित पर मोहित हो जाती है। परीक्षित पर मोहित हो जाती है। परीक्षित का ठीक है, रानी तू भी रानी, और वो नवलदे परीक्षित की रानी बन जाती है। तक्खे जो है वो इसको सहन नहीं कर पाता, तक्खे उसको सहन नहीं कर पाता और जो परीक्षित है वो उसको हत्या कर देता है, परीक्षित को मार देता है, परीक्षित को मार देता है। उसके बाद में उसका जो बेटा है जन्मेजय, वो जन्मेजय नाग यज्ञ करता है, जिसका संबंध हरियाणा की धरती से भी जुड़ा हुआ है। गाथा चल रही है, उस गाथा में नाग यज्ञ हो रहा है, नाग विध्वंस हो रहा है। तक्खे की जो तक्खे का नंबर आ चुका है, आज तक्खे मारा जाएगा। तक्खे की जो रानी है वो अपनी ननद के पास आती है। नवलदे उसकी ननद है। बोले ननदिया, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूं, मेरे पति के प्राणों की भीख दे दो मुझे। नवलदे जन्मेजय को बुलाती है, नाग यज्ञ रोक दो, बस हो चुका। कुछ वचन लेती हैं, कुछ तरवाचा भरवाती है और उसके बाद तक्षक जो है उसको प्राण रक्षा उसकी हो जाती है। नागपंचमी का त्योहार उस स्वतंत्रता का त्योहार है। नागपंचमी का संबंध नाग जाति की उस स्वतंत्रता का त्योहार है।
नाग पंचमी इसलिए मनाई जाती है उत्साह के साथ, लेकिन इसके साथ वो सांप वाली जो बात है केवल वही बात नहीं है। ये अवश्य है कि नाग जाति का टोटम सर्प है और नाग जाति सर्प की उपासक है और नाग उनका टोटम है, नाग सांप उनका गणगोत्र है। सांप का मुकुट वो धारण करते थे, सांप का चिन्ह वो धारण करते थे जैसा कि दूसरे गणगोत्रों में था। लेकिन इसके साथ की जब हम ये देखते हैं कि ये नाग जाति, ये ठीक है वो हरियाणा में था, खांडव वन जो जलाया है हरियाणा में भी था। मैं हरियाणा में ही नहीं कहूँगा, क्यों? सच्चाई ये है भारत की लोक संस्कृति पर जो मैं काम कर रहा हूँ तो वो केवल जनपद पर काम नहीं हो रहा है, उसमें मैं तमिल को भी पढ़ रहा हूँ, उसमें मैं कन्नड़ को भी पढ़ रहा हूँ, तेलुगु को भी पढ़ रहा हूँ, कश्मीर को भी पढ़ रहा हूँ, पंजाब को भी पढ़ रहा हूँ, हरियाणा को भी पढ़ रहा हूँ। और आपके लिए मैं बताने की आवश्यकता समझता हूँ कि कश्मीर में तो नाग हैं ही हैं, जहाँ जहाँ जल स्रोत हैं अनंत नाग है। जैसे जहाँ जहाँ जल स्रोत हैं, बल्कि समझिएगा कि हिमाचल में भी कि उन जल स्रोतों के साथ नाग शब्द जुड़ा हुआ है। नागों की कहानियां, इतनी कहानियां नागों की। अब वहाँ तो करकोटक इत्यादि के जो वंशों की प्रतिष्ठा है वहाँ कश्मीर में, तो वो तो बड़ा प्रामाणिक है। वो तो प्रामाणिक जो है वो प्रामाणिक रूप से जो संस्कृत में जो ग्रंथ हैं उनमें उसके प्रमाण मिल रहे हैं नागों के। लोक कहानियों में हम हिमाचल में देख रहे हैं, पंजाब में एक सोढ़ी वंश है, सोढ़ी, और सोढ़ी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। सोढ़ी जो है हरियाणा में आपका ये है ही है पूरा स्थान जहाँ जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया। सफीदों, सर्पदमन। ब्रज में काली का साम्राज्य था, काली नाग था जिसका दमन कृष्ण ने किया। और आप ये देखिएगा कि मैंने प्रत्येक प्रांत की कहानियों का उदाहरण मैंने दिया है और तमिल के उस गीत का उदाहरण भी दिया है जहाँ वो जो नायिका है, लोकगीत की जो नायिका है, वो नाग से रक्षा के लिए विनती करती है। वो जो का त्यों वो गीत जो है मैंने उदाहरण में दे दिया है। ये नागा भिन्न है। नागा जो है जो कि ये जो उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं, देखिए नाग तत्व वहाँ है, लेकिन मैं उनको नाग संस्कृति से नहीं जोड़ता है, क्योंकि नाग संस्कृति के जो मूल अभिप्राय हैं, जैसे कि नाग जाति का व्यापार करना, नाग जाति में अमृत का होना, ये जो पान है, पान इसको नागवल्ली कहना, ये जो सिंदूर है ये नाग तत्व है, जो कि आर्य जाति ने भी जो नागों से ग्रहण कर लिया। नागों के पास समृद्धि होना, तो नागों की जो समृद्धि का जो तत्व है, नागों के पास रसायन का जो तत्व है, नागों के पास स्थापत्य का जो तत्व है, ये उसकी जो विशेषताएं हैं। अब भोगवती इलाहाबाद में है जो कि नागों की राजधानी थी। ये जो तक्षशिला है ये तक्षक ने बसाई थी, तक्षशिला। अब तो इस समय हिंदुस्तान में ही नहीं है, वो पाकिस्तान में है। वो नागपुर है, बल्कि कई लोगों ने तो ये लिखा, अच्छा इनका तो है ही है पतंजलि का कि ये नाग जाति के थे। वर्धा में उनका जन्म हुआ था। वर्धा में नागपुर है ना, वहाँ नागपुर है ना। तो नाग संस्कृति के जो अवशेष हैं वो दूसरे, देखिए कितनी ही जातियाँ, कितने ही वंश वो मिल रहे हैं।
लेकिन जितना व्यापक भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम नाग जाति का देख रहे हैं, और फिर आप ये देखिएगा कि इतनी समृद्ध जाति, इतनी सुसंस्कृत जाति ये नाग जाति है कि देखिए अर्जुन को नाग उलूपी जो है नाग कन्या थी, अर्जुन को ब्याही थी। आस्तिक जो है उनके साथ नाग संस्कृति का संबंध है। ऋषियों को नाग कन्या कितनी बड़ी मात्रा में जो है नाग कन्या, और नागों के विवाह जब हो जाते थे तो वो आर्ष माने जाते थे, उनको भी आर्ष मान लिया जाता था। माने उनके ऐसा एसिमिलेशन हो चुका, ऐसी अंतर्भुक्ति हो चुकी थी नागों के साथ। और उनका जो उपास्य तत्व है नागों का, वो जो उपास्य तत्व है, यदि हम देखेंगे तो हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि शिव के साथ देखेंगे तो शिव के साथ नाग तत्व है, वहाँ नाग तत्व है। हम विष्णु को देखते हैं तो विष्णु की जो शेष शैया है, विष्णु की जो शैया ही है, वो शेषनाग की है। रामावतार कृष्णावतार में देखते हैं तो कि बलदेव कौन है, कि बलदेव शेषावतार हैं। राम को देखते हैं कि राम कौन है, कि राम जो वो लक्ष्मण कौन है, कि लक्ष्मण शेषावतार हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये नाग जाहर पीर में गूगा पीर में नाग संस्कृति है, नाग पाश है, ये सिंदूर नाग चूर्ण है, पान नागवल्ली है। अब हमारे कोई भी हमारा ऐसा संस्कार नहीं है जिसमें पान को न लेते हों। नागवल्ली पान जरूरी है। विवाह में नाग चूर्ण के बिना सिंदूर मांग में भरा जाता है। तो कितने आदर के साथ वो सांस्कृतिक तत्व एसिमिलेट हुए, अंतर्भुक्त हुए। तो ये जो नाग पंचमी का त्यौहार जो सावन से जुड़ा हुआ है, इसका एक प्रतीकात्मक महत्व सारे भारतवर्ष से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सारे भारतवर्ष में जितने भी उपास्य तत्व हैं, ये तो मैंने इस समय जितने याद आ गए वो मैंने आपसे कह दिए, बाकी ऐसी बात नहीं है। और दूसरे कितने ऐसे उपास्य तत्व हैं जहाँ नाग तत्व विद्यमान है। और शेष को तो हमने एक वैष्णव के रूप में एक स्वीकार कर लिया है, उसको सहस्रमुख करके उसको हमने स्वीकार कर लिया, और उसको देवता के रूप में स्वीकार कर लिया है हमने। ऐसे देव, अब देखिए अनंत चतुर्दशी है, अनंत चतुर्दशी है। अब अनंत चतुर्दशी ये तो नाग है, और वो जो उसका जो रेशम का जो वो बनाते हैं वो सर्पाकार है, उसको पहनते भी हैं, यहाँ में जूड़े वगैरह में भी बांधते हैं उसके लिए। तो ये नाग तत्व है। ये तो नाग संस्कृति एक पूरा चैप्टर मैंने दिया है उसमें। तो आप ये देखेंगे कि नाग संस्कृति जो है कितने स्रोतों से और कितने सांस्कृतिक तत्वों को लेकर के भारतीय संस्कृति में समाहित हुई है। इसको देख करके मैं कभी कभी स्वयं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि वैदिक तत्व है वो, लेकिन नाग तत्व की जब व्यापकता देखता हूँ, नाग आर्य को मैं देखता हूँ तो कि देखो, फिर मैं देखता हूँ कि नहीं देखो भाई द्रविड़ भी तो है, देखो भाई ये जो आदिवासी हैं इनका भी तो है। तो मेरे मन में फिर और दूसरी जो सांस्कृतिक धाराएं वो कौन सी जाती हैं। लेकिन जब नाग तत्व को देखते हैं, अब जाहर पीर में नाग तत्व है ना, तो जाहर पीर में नाग तत्व का समावेश है। तो ये जो नाग तत्व है ये बहुत व्यापक है। और सावन की जो नाग पंचमी है, इस नाग पंचमी का इस नाग संस्कृति से ये नाग जाति की स्वतंत्रता का त्यौहार है। वो अच्छा, अभी भी बहुत से लोग अपने आगे नाग लिखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो पर एक बहुत बड़े अधिकारी थे, कृष्ण गोपाल नाग। अच्छा ये नाग जो, अच्छा देखिए नागप्पा, अच्छा देखो ये वो टीएन शेषन देखो शेषन है ना, शेषन क्यों लिख रहा है, वो शेषन लिख रहा है ना। अच्छा नागप्पा नहीं है, नागप्पा अभी भी है। तो कितने ही लोगों के नाम जो है उनके साथ नाग जुड़ा हुआ है। हाँ अच्छा नागपाल है जो अच्छा इसके जो 70 वंश थे नागों के। अब ये काली जो है, काली की कथा जो है,
जो कृष्ण देखो दमन किया है, मर्दन जरूर किया है, नाश नहीं किया। उसे कह दिया कि तुम ब्रज छोड़ दो, समुद्र की ओर चले जाओ। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि नाग माता का कुछ कम महत्व है क्या? नाग माता का, अब ये मनसा है, अब बंगाल में मनसा मंगल गाया जाता है। मनसा कौन है? नाग माता है। कद्रू कौन है? नाग माता है। अब ये मनसा का मंदिर हरिद्वार में भी है, वो पहाड़ है, एक चंडी पहाड़ है, एक मनसा पहाड़ है। तो मनसा पहाड़ है, वो मनसा नाग माता है। तो अब नागों और गरुड़ों का जो संघर्ष हुआ, कद्रू जो है वो नाग माता थी। अब ये गरुड़ जो है किस प्रकार से अमृत को लेकर के आए और किस प्रकार से उनका संघर्ष जो हुआ है, जितनी टोटम गणगोत्र जो जातियां हैं, तो नाग और गरुड़ों का जो द्वंद्व हुआ है, जो युद्ध हुआ है, नाग और नाग जाति और गरुड़ जाति। अच्छा, लेकिन विष्णु में दोनों अंतर्भुक्त हैं। विष्णु में गरुड़ भी है वाहन बन करके, और शेषनाग की सैया बन करके, और नाग तत्व भी वहाँ दोनों में अंतर्भूत। ये जो विष्णु की जो विराट प्रक्रिया है ना, जिसमें सबका अंतर्भूत हुआ है, तो उसमें गरुड़ भी है। वरना नाग और गरुड़ के युद्ध का वर्णन है पुराणों में। ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये नाग और गरुड़ का द्वंद्व की संघर्ष की गाथा है। ये पूरी कथा, पूरा अध्याय है। अच्छा, और ये प्राचीन अध्यायों में भारत के इतिहास के वो प्रागैतिहासिक अध्याय हैं ये, जिन पर इतिहास हाथ जोड़ रहा है। इतिहास जहाँ से शुरू होता है ना, इसके पीछे जाकर के तो कहता है ना यहाँ से मेरी गति नहीं है, सिंधु घाटी की सभ्यता तक तो उसकी गति है, आगे हाथ जोड़ देता है। लेकिन ये तो वहाँ तक जाता है ना। तो ये जो तत्व है, ये अत्यंत प्राचीन तत्व है, नाग तत्व। और यहाँ की हर जाति में वो अंतर्भुक्त हुआ है। ये जो मणि वगैरह शब्द आते हैं, वो सब नाग संस्कृति से जुड़े हुए तत्व शब्द हैं। ये मणि शब्द जो आता है ना, मणि, किसी का नाम मणितोष है, तो किसी का कुछ और ऐसे करके मणि को लेकर के है। तो जो है, और नागमणि को लेकर के कितनी गाथाएं हैं। इन्होंने वो जो रमेश कुंतल मेघ जी है ना, उन्होंने वहाँ ये गए थे, वहाँ हिमाचल में एक स्थान पर, तो वहाँ की मणि का और वहाँ के वो सर्प तत्व का वो उन्होंने अपने उसमें उल्लेख किया है। तो ये बहुत सी जगहों पर आपको मिलेगा। ये आपको ये जो नाग तत्व है ना कोई शक्ल बदल करके, अच्छा, पहचान करने की ज़रूरत है फिर वहाँ।